जय हिंद साथियों। शुरू करते हैं 27 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस। शुरुआत करेंगे हम लोग नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। तो नेचुरल फार्मिंग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जिसके लिए ये खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कितना राशि आवंटित की गई है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग से लिए। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 2481 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये बात आपको याद रखनी है। 2481 करोड़ की 2481 करोड़ की फाइनेंशियल आउटले है इस मिशन के लिए, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए। ठीक है, जिसमें से सेंटर प्रोवाइड करेगा 1584 करोड़। ठीक है, 1584 करोड़ जो है ये सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा और स्टेट्स भी कॉन्ट्री करेंगे 897 करोड़ का। ठीक है, तो लगभग 900 करोड़ का जो है योगदान स्टेट्स की तरफ से होगा, राज्यों की तरफ से होगा, और केंद्र का जो भुगतान होगा वो 1584 करोड़ होगा। तो ये एक तरीके की स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोल सकते हैं आप। ठीक है, टिल 25-26, तो मतलब 2 साल के लिए अभी से देखा जाए तो 24, 25, 26 को ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, तो 2025 स्पेसिफिकली 2025-26 से ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। टारगेट एरियाज क्या रहेंगे? तो 1 करोड़ फार्मर्स, एकदम डायरेक्ट डेटा आपको याद रखना है। 1 करोड़ फार्मर्स टारगेट किए जाएंगे नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट किया जाएगा। कितने हेक्टेयर्स की लैंड कवर की जाएगी? तो 7.5 लाख हेक्टेयर्स की लैंड कवर की जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पिक किए जा सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2025-2026 में। ठीक है, 1 करोड़ फार्मर्स, 7.5 लाख एकड़ लैंड और 15,000 क्लस्टर्स इन ग्राम पंचायत विल बी स्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने क्लस्टर्स बनाए जाएंगे ग्राम पंचायत में। तो नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 15,000 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, फोकसिंग ऑन फार्मर्स प्रैक्टिसिंग नेचुरल फार्मिंग एंड दो सपोर्टेड बाय रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, 2000 मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। मतलब एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स, मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन की तरीके एक एग्रीकल्चरल फील्ड बना दी जाएगी, जहां पे कृषि विज्ञान केंद्र बताएंगे कि नेचुरल फार्मिंग को कैसे किया जाता है, उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या क्या इनपुट्स दिए जाते हैं, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसके लिए कितनी कृषि विज्ञान केंद्र से कितने मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स बनाएंगे? तो 2000 मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। अब ये नेचुरल फार्मिंग है, तो इसमें जो इनपुट्स होंगे, जो यूरिया होगा, जो खाद होगी, जो भी सीड्स होंगी, वो बायोलॉजिकली इंड्यूस्ड होंगी। ठीक है, तो वो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी डेवलप किए जाएंगे ताकि किसानों को परेशानी ना हो इनपुट्स रिसीव करने में या इनपुट्स के लिए दूर दराज गांव जाने में या कहीं और जाने में। ठीक है, तो इसके लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, फार्मर एंगेजमेंट कितना होगा? तो 30,000 कृषि सखीज को भी इंक्लूड किया जाएगा टू मोबिलाइज एंड ट्रेन फार्मर्स एंश्योरिंग इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिशन। ठीक है, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये देखा है कि नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की गई है, जिसमें 2481 करोड़ रुपए दिया जाएगा। 1584 करोड़ जो है सेंटर की तरफ से होगा, 897 करोड़ जो है स्टेट्स की तरफ से होगा। टारगेट एरियाज कितना होगा? 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट किया जाएगा, जो कि कवर करेंगे ऑलमोस्ट 7.5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 25-26। ठीक है, ग्राम पंचायत में क्लस्टर्स कितने बनेंगे इन नेचुरल फार्मिंग्स को प्रमोट करने के लिए? तो 15,000 क्लस्टर्स को बनाया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स कितने बनेंगे? 2000 ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स बनेंगे। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स कितने बनेंगे? 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनेंगे। और 30,000 कृषि सखीज को क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा, ताकि इंप्लीमेंटेशन हो सके नेचुरल फार्मिंग का। पैन 2 प्रोजेक्ट की चर्चा करते हैं, जिसको अभी मंजूरी मिली है हाल ही में, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको मंजूरी दी है, पैन 2.0 प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट कितने, इसमें फाइनेंशियल आउटले कितना है? तो इसमें फाइनेंशियल आउटले है 1435 करोड़ का। ठीक है, 1435 करोड़ का। अब ये पैन 2.0 क्या है, मतलब इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा या क्या अपग्रेड किया जाएगा? तो इसमें जो पैन होता है, पैन कार्ड होता है या टैन कार्ड होता है,
ठीक है। पैन कार्ड या पैन कार्ड जो होता है उसमें क्या होगा, क्यूआर कोड हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है पैन कार्ड की वो बढ़ेगी, जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं वो कम होंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि ये अपग्रेड करेगा और डिजिटाइज करेगा जो भी पैन या टैन सिस्टम है टू एनहेंस टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। ठीक है, तो बस ये आपको रखना है, याद रखना है कि इसमें क्यूआर कोड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर्स हैं उनको नया अप्लाई करने की जरूरत है, उनके करेंट पैन कार्ड्स वैलिड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट आने से पुराने पैन कार्ड्स इनवैलिड हो जाएंगे, उनके भी पैन कार्ड्स वैलिड रहेंगे। पर अब जो नए पैन कार्ड्स लॉन्च किए जाएंगे या सरकार द्वारा दिए जाएंगे उसमें क्यूआर कोड इनबिल्ट रहेगा ताकि सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। नेक्स्ट बात करते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है फॉर द ईयर 25 to 27। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है, इसमें एक ही जगह पे ढेर सारे रिसर्च रहेंगे, रिसर्च पेपर्स रहेंगे, ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको एक एक्सेस मिल सके, ईजी एक्सेस मिल सके इंटरनेशनल ई जर्नल्स का फ्रॉम 30 पब्लिशर्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वो नहीं है कि एक ही नेटफ्लिक्स से पूरा भारत देख रहा है या एक ही जियो पे पूरा भारत मैच देख रहा है, ये सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है, ये एजुकेशनल सब्सक्रिप्शन की बात यहाँ पे हो रही है। कौन सा प्लेटफॉर्म एक्सेस किया जा सकता है, तो इन्फ्लिबनेट जो है इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जो होता है, जो कि प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर, इसको क्या कर सकते हैं, सारे रिसर्चर्स जो हो सकते हैं, फैकल्टी जो होती हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, लगभग 13,000 प्लस इंटरनेशनल ई जर्नल्स फ्रॉम 30 पब्लिशर्स को एक्सेस किया जाता है। स्पेशली जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के जो भी बच्चे हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए खासा लाभदायक है। तो ये बात आपको याद रखनी है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के मामले में। नेक्स्ट चर्चा करते हैं ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 की। इसकी चर्चा हम लोग ने 2-3 दिन पहले भी की थी कि कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस फॉर्म हुई थी 1930 में, उसके बाद पहला ऐसी बार हो रहा है कि इंडिया में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है। इसका अनावरण किसने किया, उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स लॉन्च किया जाएगा 2025 में। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चन के माध्यम से कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है वो 2025 होगा, 2026 होगा, 2027 होगा, 2028 होगा। तो आपको याद रखना है ये 2025 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स होगा। ठीक है, फिर की डिग्निटरीज अटेंडिंग जो थे इस समय ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आए थे, तो बहुत ढेर सारे लोग आए थे, पर मेन जो थे वो थे श्री अमित शाह जी, जो कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं इंडिया के, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, ठीक है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं आप याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। थीम यहाँ पे क्या एम्फसाइज की गई थी, तो थीम यही है, सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। पार्टनरशिप की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है ICAI इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट और CBSE के बीच, जिसमें क्या होगा, ICAI जो इंस्टीट्यूट है वो कॉमर्स बेस्ड स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करेगा CBSE के स्टूडेंट्स को, स्पेशली इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो आप देख रहे होंगे अभी इस बीच में काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का बूम हुआ है इंडिया में, जिसके चलते इन पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ICAI ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है CBSE के साथ, ताकि ये स्पेशलाइज कोर्सेज प्रोवाइड कर सके टू एनहांस स्टूडेंट स्किल्स अलाइनिंग एकेडमिक लर्निंग विद इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये कोर्सेज जो हो सकते हैं टेलर करते देंगे एज पर बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ICAI और CBSE के बीच अंडरस्टैंडिंग हुई है कॉमर्स बेस्ड स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करने की। अपॉइंटमेंट सेक्शन की बात करें तो बाला सुब्रमण्यम जी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो आपको याद रखना है नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स कौन है, तो बाला सुब्रमण्यम जी है। ठीक है, बाला सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने सक्सीड किया है मोनू महावर जी को। ठीक है, मोनू महावर जी को सक्सीड करके बाला सुब्रमण्यम नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स अपॉइंट किए गए हैं।
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो दिनेश भाटिया जी को अपॉइंट किया गया है एज ब्राजील एम्बेसडर। ठीक है, ब्राजील के एम्बेसडर, नए एम्बेसडर कौन है तो दिनेश भाटिया जी हैं। ठीक है, इससे पहले ये इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, तो ही वॉज सर्विंग एज इंडियाज एम्बेसडर टू अर्जेंटीना सिंस ऑगस्ट 21 2019। ठीक है, तो आपको ये भी हल्का सा याद रखना है कि इनका प्रीवियस स्टेंट क्या था, प्रीवियस रोल क्या था। टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग्स की चर्चा कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग्स 2025 में इंडिया की 65 यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया की 65 यूनिवर्सिटीज़ ने लिस्ट में आई हैं टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में। ठीक है, तो टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग की बात करें तो 42nd पे है अन्ना यूनिवर्सिटी, 65th पे है वीआईटी यूनिवर्सिटी, 84th पे है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये टॉप 3 बता दी गई है आपको जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग्स में। उसके बाद तो बहुत ढेर सारी है, लगभग 65 है जैसा हमने आपको बताया। टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले पे है, टॉप रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड पे है स्टैनफोर्ड और थर्ड पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो आपको याद रखना है टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में इंडिया की 65 यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो बात करें अगर टीचर ऐप की, तो ये टीचर ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली में। ठीक है, टीचर ऐप याद रखिएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, ये एजुकेटर्स को एम्पावर करेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, एजुकेटर्स को एम्पावर किया जाएगा विद द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर 21st सेंचुरी क्लासरूम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये याद रखना है कि किसने डेवलप किया है, तो ये भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने टीचर ऐप को डेवलप किया है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। इंडिया ईएफटीए ट्रेड डील की बात करते हैं जो कि 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा इंडिया को। तो ये ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ठीक है, टीपा है, याद रखिएगा। ठीक है, TEPA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके किसके बीच साइन हुआ है, तो इंडिया ने साइन किया है स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein के बीच। ठीक है, तो इन 4 कंट्रीज के बीच ये EFTA एग्रीमेंट साइन हुआ है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें क्या प्रोविजंस रहेंगे, तो मार्केट एक्सेस, जो EFTA के मार्केट होंगे, जो इंडिया, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein के जो मार्केट्स होंगे, जो उनकी प्रोडक्ट्स होंगे वो इंडिया में आएंगे। तो 99.6% ऑफ EFTA मार्केट ऑफर टू इंडियन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जो यहाँ पे एक्सपोर्ट जाएंगे उनको क्या होगा, 99.6% तक की मार्केट ऑफर की जाएंगी, कवरिंग 92.2% ऑफ EFTA टैरिफ लाइंस। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस हल्का सा याद रखिएगा। इंडियन मार्केट एक्सेस कितना देगा, तो 82% लगभग इंडियन मार्केट एक्सेस होगा, मतलब जो बाहर से प्रोडक्ट आएंगे स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein से, उनको 82.7% तक का टैरिफ कंसेशन दिया जाएगा और मार्केट एक्सेस दिया जाएगा। और जबकि इंडिया से जाने वाले जो एक्सपोर्ट्स होंगे उनको 99.6% तक का मार्केट ऑफर किया जाएगा। ठीक है, FDI टारगेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। $100 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे इन कंट्रीज के साइड से फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। इंडिया में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा थ्रू दीज कंट्रीज इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ठीक है, विद $50 बिलियन इन फर्स्ट 10 ईयर्स एंड अनदर $50 बिलियन इन सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स। ठीक है, तो हो सकता है आपसे यहीं से क्वेश्चन फंसा ले कि जो 100 बिलियन FDI इन्वेस्टमेंट होगा इन कंट्रीज का EFTA एग्रीमेंट के अंतर्गत, तो वो क्या होगा, 100 बिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो एक बार में होगा, वो वन इन्वेस्टमेंट होगा, वन गो इन्वेस्टमेंट होगा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे नहीं है, क्योंकि पहले 10 साल में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, फिर जो नेक्स्ट $50 बिलियन है वो अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दिल्ली में आपकी सरकार ने लॉन्च किया है ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो आपको ये याद रखना है ओल्ड एज पेंशन स्कीम किस सरकार की इनिशिएटिव है, माफ कीजिएगा। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, दिल्ली की आपकी सरकार की इनिशिएटिव है ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो जो 60 साल के हैं, 60 साल से ऊपर है, उनको ये पेंशन मिलेगी। और जो दिल्ली में रहे हैं पिछले 5 सालों से, ठीक है, अगर आप पिछले 3 साल से रह रहे हैं और 60 साल से ज़्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है, मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, कम से कम पिछले 5 सालों में दिल्ली में रहना चाहिए, तभी ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। एनुअल जो इनकम होनी चाहिए वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और कोई भी पेंशन या कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या कितने रुपए कितने एज ग्रुप को मिलेगा। तो 60 से 69 ईयर्स वालों को 2000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, 70 ईयर्स एंड अबव वालों को 2500 पर मंथ दिया जाएगा। साथ ही साथ डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को 5000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो
तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ओल्ड एज पेंशन स्कीम। 60 साल के होना चाहिए, पिछले 5 वर्षों में दिल्ली में रहना चाहिए, 1 लाख सालाना आय कम होनी चाहिए, कोई और पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ना हो या फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव न किया हो, और फिर यहाँ पे एज ब्रैकेट दिया हुआ है कि 60 से 69 ईयर्स तक 2000 पर मंथ दिया जाएगा, 70 ईयर्स एंड अबव वालों को 2500 पर मंथ दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको 5000 महीना दिया जाएगा। नेक्स्ट कैंपेन की बात करते हैं, तो नई चेतना पहल बदलाव की 3rd एडिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है नई चेतना पहल बदलाव की ये 3rd एडिशन इसका लॉन्च किया गया है। डायरेक्टली आपसे यही पूछेगा कि कौन सा एडिशन इसका लॉन्च किया गया है इस कैंपेन का, तो इस कैंपेन का 3rd एडिशन लॉन्च किया गया है। ये मंथ लॉन्ग कैंपेन है, 1 महीना चलेगा, लगभग 23 दिसंबर 2024 तक चलेगा। कहाँ से लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो नई चेतना मतलब किस चीज़ की नई चेतना? जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए नई कॉन्शियसनेस लानी है, जो भी अवेयरनेस रेस करनी है, जेंडर बेस्ड वायलेंस के प्रति रेस करनी है, कम्युनिटीज़ को एनकरेज करना है कि बाहर आएँ और बात करें वायलेंस के खिलाफ, ठीक है, तो जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है उनके खिलाफ ये नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका 3रा संस्करण लॉन्च किया गया है। याद रखना है 3rd एडिशन लॉन्च किया गया है। इसका स्लोगन क्या है? एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ, टुगेदर वन वॉइस अगेंस्ट वायलेंस, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, स्लोगन से याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से याद रहेगा।